बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशंस पढ़ी थी, ठीक है जी। उन लिमिटेशन में कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना है तो पूछ लें। ये हमने कल लिमिटेशंस पढ़ी थी। बेसिक नेसेसिटी, यूज़ ऑफ कॉन्फर डिस्टिंक्शन, चेंज इन इनकम, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, अनसर्टेन कंडीशन एंड द लास्ट वन इज गिवन गुड। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन थी लॉ ऑफ डिमांड। जल्दी से रिवाइज करवा दूं, जो कुछ हमने पीछे पढ़ा उससे आगे चलते हैं। फिर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने कहा डिमांड क्या है। हमने कहा डिमांड में दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, वांट प्लस परचेजिंग पावर। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी। हमने कहा लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर प्राइस कम हो तो लोग डिमांड ज़्यादा कर देंगे, और अगर प्राइसेस ज़्यादा हो जाए लोग डिमांड कम कर देंगे। पर ये लॉ की अधूरी डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन कब बनती है, जब हम सीट्रस पैरिबस साथ लगाते हैं। हम कहते हैं भाई जब प्राइस की बात करनी है ना, बाकी पूरी दुनिया को कांस्टेंट कर दो, सबको कांस्टेंट कर दो, ताकि आप प्राइस और डिमांड का रिलेशन चल सके। तो प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड कम होती है, और साथ एट द एंड हम सीट्रस पैरिबस ज़रूर बोलेंगे। ये जो सीट्रस पैरिबस है, ये लॉ की क्या होती हैं, अजम्पशन। इकोनॉमिस्ट अज्यूम करता है कि सब कुछ कांस्टेंट है, अब प्राइस का मुकाबला किससे होने लगा है, डिमांड के साथ। फिर हमने पढ़ा कि जो सारी की सारी अजम्पशंस थी वो रियलिस्टिक इन नेचर नहीं है। रियल वर्ल्ड में सब कुछ कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो हमने कहा वो सारी की सारी जो अजम्पशन है वो रियलिस्टिक नहीं है। तो असल में क्या होता है, जो असल में होगा वो लॉ की लिमिटेशन बन गई। हमने कहा इनकम के ज़्यादा होने से भी डिमांड ज़्यादा होती है, और पॉपुलेशन के ज़्यादा होने से भी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर कोई ब्रांड लॉयल्टी है तो वो ज़्यादा पैसे पे करने के लिए रेडी हो जाता है। एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और गिफन गुड ने तो तबाहियां मचा दी, उसने कहा भाई प्राइस ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। लॉ ऑफ डिमांड की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। प्रैक्टिकली हम लॉ ऑफ डिमांड को कहाँ पर यूज़ करते हैं। भाई लॉ ऑफ डिमांड तो होता ही प्रैक्टिकली यूज़ है। कई किताबी बातें कि प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा होती है, कि किताबी बातें हैं, भाई प्रैक्टिकली बात है। इकोनॉमिक्स की कोई बात ही हवाई बातें नहीं है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ें तो जो हम किताब में पढ़ते हैं तो उसके ऊपर ब्लाइंडली यकीन करना पड़ता है, ऐसे ही है भाई। उसकी समझ क्या बात है, जब हम वो खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। हमने कोई प्रोसीजर प्रैक्टिकली परफॉर्म किया तो वो हमारे सामने रिजल्ट आया तो हमें ज़्यादा यकीन आएगा। वरना हम क्या कहते हैं, यार किताबी बातें ही हैं, पता नहीं प्रैक्टिकली ऐसा होता या नहीं होता। पर इकोनॉमिक्स में जो सब कुछ किताब में लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकली ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, नॉर्मली होता यही है कि जितनी भी सारी की सारी बुक लिखी जाती हैं वो नॉर्मली प्रैक्टिकल बेस के ऊपर ही लिखी जाती है। यानी कि पहले कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा और सब रिजल्ट हासिल कर लिए होंगे। तो उन्होंने कहा यार अगर मैं दुनिया से चला गया तो ये प्रोसीजर तो मेरे साथ ही चल जाएगा। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे प्रोसीजर्स लिख लिए। तो नॉर्मली जो किताबों में बातें होती हैं वो प्रैक्टिकली ही होती हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको पढ़ने से वो बातें समझ नहीं लगती जब तक हम वो प्रैक्टिकल परफॉर्म ना करें। जैसे कि बायो होगी, केमिस्ट्री होगी और फिजिक्स होगी, वो प्रैक्टिकली से ज़्यादा हमें। अब जो प्रेशर हम पढ़ते हैं किताब में, जब हम प्रेशर का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो सर प्रेशर समझ ही नहीं आ रहा होता। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखें, बैलून की एग्जाम्पल देखें, प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो भी ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, लॉ ऑफ डिमांड की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, प्राइस डिटर्मिनेशन। कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड ना कंज्यूमर को तो हेल्प करता ही करता है कि भाई चीज़ें सस्ती हो गई हैं, अब ज़्यादा खरीदने का वक्त हुआ चाहता है। चीज़ें महंगी हो रही हैं, भाई अब ज़्यादा चीज़ें खरीदनी नहीं। अगर लोग ऐसा कर लें, महंगाई होने से, चीज़ें ज़्यादा इंक्रीज होने से, प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज होने से लोग थोड़ी सी कुर्बानी दें और चीज़ें ना खरीदें, प्रोड्यूसर मजबूरन प्राइस कम कर देगा, क्योंकि उसकी कोई चीज़ खरीदेगा नहीं ना। और जब तक प्रोड्यूसर सेलर चीज़ें बेचेगा नहीं, कारोबार नहीं चलना उसका। क्या ख्याल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
बाहर के ममालिक में अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो सारे के सारे हैवी किस्म के स्ट्राइक करते हैं, इतनी ज़बरदस्त स्ट्राइक करते हैं, कोई भी वो चीज़ खरीदता नहीं है। जब सारी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, अब प्रोड्यूसर के पास सरप्लस माल पड़ा होगा, प्रोड्यूसर के यार कोई आ ही नहीं रहा, और अगर ज़्यादा देर तक कोई मुझसे चीज़ें नहीं खरीदेगा तो डर है मेरी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब बताओ क्या करेगा, क्या करेगा? तो प्राइस कम कर देगा। तो एक तो होता ये, एक तो ये वाली कौम है सर, एक हम वाली कौम है। हम क्या करेंगे, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए और मान ले किसी ने कहा ओ लेट्स बाइकआउट दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस, सर अनाउंस कर दिया, अब हम सब ने क्या करना है, हम सब ने क्या करना है, बाइकआउट करना है। सर क्या करना है, बाइकआउट करना। अच्छा जी, ये दुकान वाला है, ये मेरा जानने वाला है, मैं कहा यार सुन जरा, वो जो बाइकआउट करनी है प्रोडक्ट वो तेरे पास है? इसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा कितने की मिल रही है? कहता मार्केट में तो 100 रुपये की मिल रही है, लेकिन बाइकआउट चल रहा है, कोई चीज़ खरीद नहीं रहा, तो और सारों ने बाइकआउट करने का सोचा है, तो भाई शॉर्टेज भी उसकी चल रही है, तो 100 की मार्केट में चल रही है, मैं आपको 110 की दूंगा। तो मैंने क्या कहा, अच्छा चल जाए 10 रुपये ज़्यादा ले ले, प्रोडक्ट दे दे। मैंने क्या किया, सीक्रेटली से प्रोडक्ट खरीद ली, हालांकि चल क्या आ रहा है हमारा, बाइकआउट चल रहा है। वो बाइकआउट चलते चलते अंदर खाते लोगों ने जब चीज़ें खरीदना शुरू कर देनी है, प्रोड्यूसर को ये वाली बात भी बड़ी अच्छी है, क्या ख्याल है, हमें तो प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ गई और लोग खुद से कह रहे हैं भाई ज्यादा पैसे देके जरा हमें प्रोडक्ट तो दे दे, और ऊपर ऊपर से हमारा बाइकआउट चल रहा है। तो सर इस तरह से बाइकआउट नहीं चलेगा। और अगर कुछ बाइकआउट कर भी दिया, और कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार माशाल्लाह सारे तो बाइकआउट कर रहे होंगे, मैं ही नहीं खरीदता तो क्या फर्क पड़ता है, मैं खरीद लेता हूं, मेरे अकेले के खरीदने से क्या फर्क पड़ता है। तो सर जब सारे यही सोच रहे होंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ठीक है अच्छा कि हमने प्राइसेस ज्यादा कर ली। सही है, मामला तब हल होंगे कौम के जब सारे के सारे एक फैसला करेंगे और एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। बस गरीब तो बेचारे के पैसे नहीं है ना, वो तो कहते हैं यार मैं कुर्बानी देने के लिए सड़क पे आ जाता हूँ, ठीक है वो बाइकआउट करते नहीं, कुछ हम कंज्यूम नहीं करते। तो सर अमीर से बाइकआउट कोई नहीं होता, बात समझ आ रही है। तो अगर इस तरह से सारी कौम एक नहीं होंगी तो कभी भी हम डिसीजन रिवर्स नहीं करवा पाएंगे प्रोड्यूसर से। तो जो माफिया चल रहा है तो माफिया ऐसे लूटता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेशन, तो प्रोड्यूसर को प्राइस सेट करने में लॉ ऑफ डिमांड हेल्प करता है। कैसे? अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा चल रही है, बताइए प्रोड्यूसर को क्या इंडिकेट करेगा कि तुम प्राइस ज्यादा करो या कम करो? प्राइस ज्यादा कर दो, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदने के लिए आ रहे हैं। और अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम चल रही है, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदे, अब ये प्रोड्यूसर को क्या इंडिकेशन दे रहा है कि तुम प्राइस कम कर दो, क्योंकि लोग चीजें खरीद नहीं रहे हैं, तुम प्राइस कम कर दोगे, हो सकता है लोग चीजें खरीद ले। तो पहली प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, ये प्राइस को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। और डिमांड प्राइस को डिटरमिन करने में कैसे हेल्प करता है, इंशाल्लाह एक दो दिन में हमारा एक टॉपिक आएगा मार्केट का। तो उस मार्केट वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड की मदद से हम कैसे मार्केट में प्राइस सेट करते हैं। डन। सेकंड, फर्म डिसीजन मेकिंग, जो मैंने अभी पहले वाली एग्जांपल सुनाई, ये फर्म डिसीजन मेकिंग की ही एग्जांपल थी। फर्म मीन प्रोड्यूसर, ये लिख लें, फर्म मीन प्रोड्यूसर, चीजें बनाने वाला, फर्म मीन प्रोड्यूसर। इकोनॉमिक्स सारी की सारी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूसर और सेलर, चीजें बेचने वाला चीजें खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से I2 भी चलती है, बिजनेसेस चलते हैं, ठीक है, कि मैनेजमेंट ने बिजनेस को चलाना कैसे है। हमने बिजनेस को नहीं चलाना, हमने डायरेक्ट मार्केट में चीजें बेचनी है, आगे खरीदने वाला कंज्यूमर है। तो इकोनॉमिक्स में दो बंदों का मुकाबला चल रहा है, बेचने वाले का दैट इज द सेलर, खरीदने वाले का दैट इज द कंज्यूमर, कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, फर्म का दूसरा नाम क्या बच्चों? प्रोड्यूसर कहते हैं चीजें बनाने वाले को, मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हो, लिख लो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। और अगर वो चीजें बना रहा है तो मकसद क्या, बेचेगा आगे, तो सेलर भी हो सकता है। तो फर्म प्रोड्यूसर कह लो, मैन्युफैक्चरर कह लो, सेलर कह लो, इकोनॉमिक्स में सबका मतलब एक सही है, वैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। जी बच्चों, फर्म डिसीजन मेकिंग, जैसे कि आप लोगों ने मुझे खुद बताया
कि अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर का डिसीजन क्या होगा प्राइस के बारे में, कि भाई प्राइसेस बढ़ा दो, और अगर डिमांड कम चल रही है प्राइसेस कम कर देगा, सीधी सी बात है। हेल्पफुल फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे इनको लॉ ऑफ डिमांड से क्या ताल्लुक, इनका क्या ताल्लुक, बहुत गहरा ताल्लुक। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है, पैसा इकट्ठा करना, पैसा कहाँ लगाना है, इकोनॉमी से पैसा कैसे इकट्ठा करना है और इकोनॉमी में पैसा कहाँ कहाँ लगाना है, ये किसका काम होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का। अब जब फाइनेंस मिनिस्टर ये देखेगा लोग एक प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कंज्यूम करना शुरू हो गए तो उनके दिल में क्या आएगी, लालच आएगी, क्या यार इनके ऊपर टैक्स लगा दो, क्या करो इनके ऊपर टैक्स लगा दो, लोग तो बाज नहीं आ रहे ना चीजें खरीदने से, लोगों ने चीजें खरीदनी है, तो अच्छी बात है। जब जब लोग चीजें खरीदेंगे तब तक हमारे पास टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता रहेगा। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड हाई देखेंगे उसके ऊपर ये टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि अभी रिसेंटली हो रहा है, सोलर पे टैक्स कोई नहीं था, सोलर को इंकरेज कर लेते, जब देखा कि इतने ज्यादा लोग, असल में इसमें मसला एक ये भी है कि आपको पता है वापडा के पास शॉर्टेज रहती थी, इलेक्ट्रिसिटी पूरी कर नहीं पता था, लोड शेडिंग रहती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सोलर को आम करो, लोग अपने खर्चे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और उन्होंने अपने छतों पे सोलर लगा लिया और सूरज की मुफ्त रोशनी को एंजॉय कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। उससे आगे अगला स्टेप में उन्होंने ग्रीन मीटरिंग लगा ली। अब जो एक्सेस बिजली होगी वो वापडा को शेयर कर देंगे और तकरीबन उनका अप्रोक्सीमेटली पूरा महीना एक तरीके से मुफ्त चल रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ा डैमेज आ रहा है वापडा को, सर वो अमीरों से आ रहा है। किससे आ रहा है? अमीरों से। जब सोलर नहीं था, अगर आप डिफेंस में चल जाएं तो सर 4-4 किनाल 10-10 किनाल ये बड़े बड़े घर, उनके मंथली बिल अप्रोक्सीमेटली सर 10-10 लाख का बिल पर मंथ आता था। 5-5 लाख तो आम बात है, 10-10 लाख उससे भी ऊपर के बिल आते थे। सोचो अगर एक एक घर से 10-10 लाख का बिल आ रहा है वापडा को, तो एक घर से कितना आ रहा है? पूरा डिफेंस के इतने फेजेस हैं, कितना आ रहा होगा? फिर गार्डन टोन लगा लो, बड़े बड़े घर जो 4-4 किनाल के, 5-5 किनाल के, 2-2 किनाल के घर हैं, टोन लगा लो, वलेंशिया लगा लो, वापडा टाउन लगा लो, ठीक है, और आगे ईएमई सोसाइटी लगा लो, बड़ी बड़ी सोसाइटीज लगा लो। अब सोचो इन अमीरों से सबसे ज्यादा रेवेन्यू वापडा को आ रहा था। भाई गरीबों ने तो एसी नहीं इतने लगाने ना, उनसे कितना रेवेन्यू का, बड़ा कम रेवेन्यू आएगा। असल मालदार असामियां तो बड़े बड़े लोग थे ना, जिनके 4-4, 10-10, 12-12, 8-8 किनाल के घर थे। अब वो सारे के सारे सोलर पे शिफ्ट हो गए। वो जो अरबों रुपए का एक रेवेन्यू पर मंथ बिल की शक्ल में वापडा को आ रहा था, सोलर लगाने से सारा वापडा का रेवेन्यू ठप हो गया। अब पीछे रह कौन गया? सर सारा अमीर तो सोलर पे शिफ्ट हो गया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, एक मरतबा हमने 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च करना है, कर देंगे, उसके बाद सारी याशी वापडा को अल्लाह हाफिज, वापडा अल्लाह हाफिज। क्या ख्याल है? अब पीछे रह कौन गए? सर मिडिल लेवल रह गए, मिडिल क्लास रह गई, लोअर मिडिल क्लास रह गई और गरीब रह गए। वो वापडा इससे इनसे कितना को बिजली के बिल इकट्ठा कर लेगा? अब वापडा को आ गई टेंशन। सर सारी मालदार असामी तो सूरज पर मुफ्ते पे चले गई, ठीक है, अब बिल कहां से लेंगे हम? अब वो कह रहे हैं कुछ ऐसा कुछ स्कीम लड़ाएं, क्या हम सोलर लगाने के ऊपर इनसे टैक्सेस ले, ताकि कुछ ना कुछ तो आए, या कुछ ऐसी स्कीम लड़ाएं कि बस ये हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। अब देखो क्या करते, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा जी, तो भाई फाइनेंस से क्या करेगा? डिमांड ज्यादा होगी, लालचे जाग उठेंगी कि भाई ये क्या, लोग तो याशी पे उतर आए हैं, बिल ही नहीं दे रहे हमें, तो हम क्या करें? कुछ ऐसी स्कीम लड़ाएं, कुछ अब सारे शैतानी दिमाग बैठेंगे और क्या करेंगे? शैतानी सोचेंगे कि कैसे आवाम को उनसे पैसे हम कैप्चर करें, ठीक है जी। तो सर ये फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करेगा। अच्छा, यहां तक कोई सवाल है किसी का? पूछ सकते हो? और ये गूगल कर ले सकते, मैं वो क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट कौन सा वैसे? अच्छा, करंट फाइनेंस मिनिस्टर पता नहीं यार, याद था पर भूल गया, ठीक है। मोहम्मद औरंगजेब है भाई, मोहम्मद औरंगजेब है भाई। आप गूगल, ये सवाल ना टीचर से नहीं पूछने वाले होते, सर ये गूगल कर लिया करें,
करंट फाइनेंस मिनिस्टर 2024। सर आपके पास जवाब आ जाएंगे, इसमें टीचर की जरूरत नहीं है। ऐसे जनरल नॉलेज के सवाल गूगल से पूछा करें, सही है। हाँ, मेरे से कंसेप्ट पूछ लिया करें। अच्छा जी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन से पक्के होते हैं, ठीक है जी। 6 माह के लिए आएंगे, पता चला वो भी 2 नंबरियां करके चले गया, सर 1.5 साल के बाद कोई और नहीं आ जाएगा, ठीक है जी। इतनी जल्दी हमारे मुल्क में मौसम नहीं बदलते जितनी जल्दी फाइनेंस मिनिस्टर बदलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये क्या सीन है, अब आ जाए जरा। अब हम ग्राफ पढ़ने लगे हैं डिमांड का, और डिमांड के ग्राफ में चेंजिंग क्या आती है वो पढ़ने लगे हैं, ठीक है। 2 तरह की चेंजिंग आती है, एक को कहते हैं, अब उधर नहीं देखना, अब इधर को आ जाओ। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, लिखना नहीं है। अच्छा, जो बुक पे लिखा हुआ है ना, मैंने भी वही लिखना। मैं बुक से इसलिए नहीं पढ़ा रहा, अब बोर हो जाएंगे, सर ये तो बुक रीडिंग चल रही है, सही है। तो जो कंसेप्ट हुआ करेंगे हम साइड पे आके पढ़ लिया करेंगे, आपने कुछ भी नहीं लिखना। जो जो मैं लिखूंगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक में तो हम कंसेप्ट समझ लेंगे, फिर मैं इसी कंसेप्ट को बता दूंगा, भाई बुक में यहाँ 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 पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस आपने कंसेप्ट से समझना है, इसलिए रिलैक्स हो गए, चुपचाप टेक लगा लिया करें, बस मेरी कहानियाँ सुनते रहा करें। एक कॉन्सेप्ट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये क्या होता है पता नहीं क्या होता है, अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। और एक कॉन्सेप्ट का नाम होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और एग्जामिनर के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत फेवरेट है, दोनों लाडले कॉन्सेप्ट है एग्जामिनर के, बहुत सवाल पूछता है इनमें से, मूवमेंट अलोंग द डिमांड करने और शिफ्ट इन डिमांड करने। सबसे पहले मूवमेंट का और शिफ्ट का मतलब क्या है, मूवमेंट का और शिफ्ट का मतलब क्या है वो सुन लें। सबसे पहले ओरिजिनल डिमांड कर्व बनती है, आपको पता है दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व बन गई। वाई एक्सिस पे प्राइस होगी और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड होगी। सेम इधर केस यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर आ जाएगी प्राइस, और दिस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है। ये हमने दोनों डिमांड कर्व बना ली। मूवमेंट का मतलब होता है स्लाइडिंग ऑन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पर स्लाइड लेने का नाम मूवमेंट होता है। डिमांड कर्व पर स्लाइड लेने का नाम मूवमेंट होता है। भाई जब हम भाई पार्क में जब हम स्लाइड लेते हैं, स्लाइड लेते लेते हम किसी और स्लाइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। भाई जिस स्लाइड से स्लाइड लेंगे उसी स्लाइड से डाउन जाएंगे ना, ये मूवमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो मूवमेंट क्या है, स्लाइडिंग ऑन डिमांड कर्व, यानी कि मतलब ये है मैं अपनी डिमांड कर्व पर ही मूव करूंगा, मैं अपनी डिमांड कर्व पर ही मूव करूंगा। मान लो मैं इस वक्त पॉइंट ए पर हूं, कहां पर हूं, पॉइंट ए पर हूं। बता सकते हो पॉइंट ए पर प्राइस क्या होगी, सर ये वाली प्राइस होगी पॉइंट ए पर, P1 क्या देते हैं, और पॉइंट ए पर डिमांड क्या होगी, हमने कहा Q1 क्या देते हैं। मेरी बात समझ लगती है। हुआ क्या, प्राइसेस कम हो गई, हुआ क्या बच्चों, प्राइसेस कम हो गई। बच्चों प्राइस कम होने से डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है। अच्छा जी, प्राइस कम कर लेते हैं जरा। प्राइस P1 से कम होते होते कहां तक पहुंच गई, P2 तक पहुंच गई। तो यहां पे देखते डिमांड का क्या हाल चाल है, सर डिमांड यहां तक आ गई, मेरी बात समझ लगती है। तो प्राइसेस क्या हुई, कम हो गई, डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। कह सकता हूं मैं पॉइंट ए से अब पॉइंट बी पर आ गया। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आने से डिमांड ज्यादा हुई या कम हुई, अगर मैं मूव करना चाहूं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो डिमांड ज्यादा हुई या कम हुई, ज्यादा हुई। अगर डिमांड ज्यादा हुई तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करने को
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से डिमांड में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इस वजह से इसको एक्सटेंशन इन डिमांड भी कहते हैं। कुछ लिखना नहीं है, इसको एक्सटेंशन इन डिमांड भी कहते हैं। डिमांड में एक्सटेंशन मीन डिमांड का इंक्रीज होना। और अगर मैं आपसे यह कहूं बच्चों, मुझे बताएं, इफ वी ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, डिमांड ज्यादा हुई या कम हुई? सर पॉइंट बी से अगर पॉइंट ए की तरफ ट्रेवल करूं तो डिमांड कम हुई। इस डिमांड कम करने को, कम होने को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मीन सुकड़ना, डिक्रीज होना। एक्सटेंशन मीन फैलना, इंक्रीज होना। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो सर ए टू बी एक्सटेंशन होगी, और अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो बी टू ए कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब तस्वीर की ज़ियारत करवाता हूं जरा, अब तस्वीर की ज़ियारत करें जरा। ए टू बी प्राइसेस कम हुई, डिमांड ज्यादा हुई, एक्सटेंशन इन डिमांड कर। और बच्चों अगर मैं बी से ए की तरफ ट्रेवल कर रहा हूं तो डिमांड क्या हो रही है, वापस जा रही है, डिमांड वापस जा रही है। तो डिमांड क्या कम होना, कंट्रैक्शन इन डिमांड कर। तो कह सकता हूं एक्सटेंशन ऑन कंट्रैक्शन, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। ये तो मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये तो मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब ये, चेक करें, हमने सेम डिमांड कर्व के ऊपर स्लाइड ले रहे हैं। मैं सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूव कर रहा हूं, डाउन भी जा रहा हूं और सेम डिमांड कर्व के ऊपर अप भी जा रहा हूं। तो अगर हम सिंगल डिमांड कर्व के ऊपर मूव करेंगे तो इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। और सबसे कीमती बात, ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किस फैक्टर से होगी? प्राइस की वजह से। तो प्राइस की वजह से क्या होता है बच्चों? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब हम सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूव करते रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? क्या समझा, समझाओ मुझे अब जरा, मैंने क्या समझा ये समझाओ। मैं कह रहा हूं मुझे समझाओ, सारे चुप बैठे हुए हैं। मैंने जो इतनी तकरीर सुनाई, कुछ तो समझ आई? नहीं समझ आई हैं? भाई मेरे और आपके बीच में ट्रांजिस्टर तो नहीं लगे हुए? हो सकता हो मैं उर्दू में बात करता हूं, आप तक आती आती लैंग्वेज बदल जाती हो। सर आप ना सही समझा रहे होते हैं, पर असल में ना कम्युनिकेशन और लैंग्वेज बैरियर साथ बहुत आ रहा है सर। हम तक आते आते ना आपकी बात पता नहीं किस चीज में बदल जाती है, यकीन करें समझ ही नहीं आ रहा होता। सर ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, चल रहा है सर? नहीं चल। अच्छा मैं उर्दू में बात करता हूं, पक्की वाली बात है। अच्छा जो मैं कह रहा होता हूं वो आपको समझ आ रहा होता है? समझ आ रहा होता है, अच्छा सही है। मैं क्या कंफर्म कर लूं ना, हो सकता है मसले मसाइल कुछ हो रहा हूं। हाँ दोबारा एक्सप्लेन करूं? अच्छा एक मरतबा दोबारा। अगर डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से है, अगर डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से है तो इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। कह सकता हूं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व प्राइस के चेंज से आएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तुम कब होगे? अगर अपनी प्राइस चेंज हो, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अच्छा चेंज इन प्राइस लिखता हूं और स्पेसिफिक करो, ड्यू टू अपनी, ड्यू टू ऑन चेंज इन प्राइस या ड्यू टू प्राइस चेंज। सिंपल सी बात, ड्यू टू प्राइस चेंज। भाई प्राइस के चेंज होने से क्या होगी? मूवमेंट होगी। और मूवमेंट का मतलब क्या? हम सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूव करेंगे। डिमांड ज्यादा एक्सटेंशन, डिमांड कम कंट्रैक्शन। चलो अब मैं आपसे ना सवाल पूछता हूं, मुझे यह बताएं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किस वजह से होती है? प्राइस की वजह से होती है। अच्छा ऑन प्राइस की वजह से है? क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मूवमेंट होती है सर, हम अपनी ही कर्व पर सफर करते हैं या अपनी कर्व ही बदल लेते हैं? अपनी कर्व पर सफर करते हैं। अच्छा
अगर डिमांड ज्यादा हो जाए, मेरा कहना यह है अगर डिमांड ज्यादा हो जाए, इस कंसेप्ट को कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, नहीं एक्सटेंशन। वाह माशाल्लाह यार। अच्छा चलो दोबारा से, मेरा ख्याल यह है कि डिमांड कम हो जाए तो इसको कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व कहते हैं। अच्छा अब की बात मैं सही हूं सर? ये कॉन्सेप्ट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डन। अब हम चलते हैं शिफ्ट इन डिमांड पर। शिफ्ट इन डिमांड पर शिफ्ट आता किस वजह से? नंबर 1 नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। नॉन प्राइस फैक्टर, वो आपको लॉ ऑफ डिमांड की पूरी डेफिनेशन याद है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। सर वो ये वाला हिस्सा है। फिर आगे वो सीट्रस पैरिबस सुनाता है, और सीट्रस पैरिबस में कौन कौन लोग रहते हैं? नॉन प्राइस फैक्टर। सर ये सीट्रस पैरिबस वाला केस है, नॉन प्राइस फैक्टर। नॉन प्राइस फैक्टर, मुझे 3 नॉन प्राइस फैक्टर के नाम बता सकते हैं आप लोग? नंबर 1 इज इनकम, बस नाम बता दें। इनकम, पॉपुलेशन, एक और क्या? एडवर्टीजमेंट। अच्छा एडवर्टीजमेंट, बस काफी है। नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व में क्या आएगा? शिफ्ट आएगा। और अगर अपनी प्राइस चेंज होती है उससे डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगी। ये बात सही है? अब शिफ्ट वाला सीन सुनने की। अच्छा जी, और क्या हो सकता है किसी बच्चे को ना, भाई ये एक ही डिमांड कर्व है, ये ऐसे कोई नहीं है, सही है? ये देखो यहां पे मैंने एक ही डिमांड कर्व बनाई हुई है, एक ही नजर आ रही है। अच्छा अब शिफ्ट वाले में क्या होने वाला है? भाई शिफ्ट वाले में 2 सीन हो सकते हैं। सीन नंबर 1, ये मेरी पूरी की पूरी डिमांड कर्व शिफ्ट होकर ऊपर निकल जाएगी, या हो सकता है ये पूरी की पूरी डिमांड कर्व डाउनवर्ड आ जाए, नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। अगर पूरी की पूरी डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाए, यानी कि नई डिमांड कर्व बन जाए, इस कॉन्सेप्ट को शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या? एक नई डिमांड कर्व बन जाए। सर वो अप भी बन सकती है, वो डाउन भी बन सकती है। अगला कॉन्सेप्ट, सर ये शिफ्ट आता किस वजह से है? आप क्या कहेंगे? नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब मैं इसको समझाता हूं जरा। जो ओरिजिनल डिमांड कर्व थी, जो ओरिजिनल डिमांड कर्व थी वो ये थी। दिस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। एक प्रोडक्ट है, कोई भी कर लें, प्राइस P1 है, या हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लेते हैं। हमने कहा एक सॉफ्ट ड्रिंक है और वो इस वक्त 50 रुपए की मिल रही है। क्या मिल रही है? 50 रुपए की। ₹50 पर 250 ml। जो 250 ml वाली शीशे वाली बोतल होती है वो 50 रुपए की मिल रही है, ठीक है? और डिमांड कितनी है उसकी? मान लें 100 है। डिमांड कितनी है उसकी? 100। 100 लोग पी रहे होते हैं। डन। हुआ ये, लोगों की इनकम इंक्रीज करके, लोगों की इनकम इंक्रीज करके, मुझे ये बताएं अगर इनकम ज्यादा हो जाए डिमांड ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा होती है, ऐसी है? अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक वालों ने ना रेट कम किया ना रेट ज्यादा किया, लेकिन हुआ क्या? लोगों की इनकम ज्यादा हो गई। जब लोगों की इनकम ज्यादा हो गई, लोगों ने इसी प्राइस के ऊपर ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू कर दी। क्या कर दी? ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू कर दी। यानी कि प्राइस को चेंज करूंगा? सर नहीं करूंगा, प्राइस वही रहेगी। तो इस प्राइस सेम रहने से डिमांड क्या होना शुरू होगी? 100 से ज्यादा होना शुरू हो गए। हमने कहा यार 100 से ज्यादा क्यों होना शुरू हो गए? हमने कहा लोगों के पास इनकम ज्यादा आ गई। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब ईद आती है,
ईद आती है तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, जो भी ईदी मिलती है आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं। तो ईद वाले दिन क्या आइसक्रीम की जो डिमांड बढ़ जाती है, क्या आइसक्रीम सस्ती हो जाती है? नहीं सर, उनके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। अब जो छोटी ईद होती है, ठीक है जी, अच्छा, लोग क्या करते हैं ईद में, ईद इकट्ठी हुई होती है सर, रात का खाना खाने रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वो जो रेस्टोरेंट में रश लग जाता है, रेस्टोरेंट की डिमांड बढ़ जाती है, क्या वो ऑफर्स लगाते हैं, खाना सस्ता करते? नहीं, लोगों की इनकम। इसका मतलब अभी भी कीमत बोतल की सॉफ्ट ड्रिंक की 50 रुपए थी, लेकिन लोगों की इनकम ज्यादा होने से उन्होंने ज्यादा बोतल पीना शुरू कर दी। मान लें पहले 50 बोतल सेल हुआ करती थी, लोगों की इनकम ज्यादा होने से 120 बोतल सेल होना शुरू हो गई। इसका मतलब कह सकता हूं मैं इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर तो कोई डिमांड कर भी नहीं है। इसका मतलब मुझे यहां पर एक नई डिमांड कर बनानी पड़ेगी, एक नई डिमांड कर बनानी पड़ेगी। दिस इज दी D1 न्यू डिमांड कर, ये मेरी न्यू डिमांड कर बन गई। अब चेक करें, प्राइस सेम है लेकिन इनकम के ज्यादा होने से डिमांड ज्यादा शो करनी है। सर ये जो डिमांड ज्यादा शो करूंगा ये तब ही शो कर पाऊंगा जब ये डिमांड कर नई वाली शिफ्ट के साथ बनाऊंगा। तो दैट्स वाई अगर नॉन प्राइस फैक्टर है और उस वजह से डिमांड ज्यादा होगी तो डिमांड कर में हमेशा शिफ्ट आएगा। अब शिफ्ट किस तरफ आएगा? दो तरफ। शिफ्ट के केस में आपने अप और डाउन नहीं सोचना, अप और डाउन नहीं सोचना, आपने राइट और लेफ्ट सोचना। याद रखिएगा जब डिमांड मेरी ज्यादा होगी तो याद रखिएगा शिफ्ट आएगा राइट वर्ड। शिफ्ट किस तरफ आएगा? आपने अप एंड डाउन नहीं सोचना, मारे जाओगे अप एंड डाउन में। और अगर डिमांड कम हो जाए तो शिफ्ट किस तरफ आएगा? लेफ्टवर्ड। सर डाउनवर्ड नहीं कहना, गुना मिलना है। डन। अब राइटवर्ड लेफ्टवर्ड है बड़ा आसान। सर ये डिमांड कर्व है मेरे सामने, दिस इज माई राइट हैंड साइड, दिस इज माई राइट हैंड साइड, ये शिफ्ट राइटवर्ड है। तो जब भी डिमांड इंक्रीज होगा मैं डिमांड कर्व को राइट साइड पे बनाऊंगा, और जब भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर लोगों की इनकम कम हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी? सर उस सूरत में ये वाली डिमांड कर बनेगी, उस सूरत में ये वाली डिमांड कर बनेगी। यानी कि अभी भी प्राइस 50 रुपीज है लेकिन लोगों ने बोतल पीना कम कर दी क्योंकि लोगों के पास पैसे कम हो गए। लोगों ने कहा यार बेसिक चीजों पे पैसे खर्च करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी बेसिक चीज है, तो लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक को पीना छोड़ दिया। वो महंगी हुई? नहीं, इनकम कम होगी। तो कह सकता हूं नॉन प्राइस फैक्टर से शिफ्ट आएगा, और अगर डिमांड इंक्रीज तो शिफ्ट राइटवर्ड, और अगर डिमांड डिक्रीज तो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ये मेरी बात समझ लगती है? अच्छा, अब इन दोनों को कंपैरेटिवली समझा रहा हूं। कंपैरेटिवली मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अपनी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से आएगी, जबकि शिफ्ट कब आएगा? जब अपनी प्राइस चेंज ना हो, नॉन प्राइस फैक्टर हो। क्या हो? नॉन प्राइस फैक्टर हो, उससे शिफ्ट आएगा। अच्छा, मूवमेंट का मतलब होता है सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूव करना, सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूव करना, यह मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। और जबकि शिफ्टिंग डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि एक नई डिमांड कर्व बनेगी, एक नई डिमांड कर्व बनेगी। ये मेरी बात समझ लगती है? लास्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो कि अपनी प्राइस की वजह से आती है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ये बहुत लिटिल, बहुत बारीक बात है। अब चेक करिएगा कि दोनों में तकरीबन अल्फाज सेम होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा के पूरा बदल जाएगा एक लफ्ज आगे पीछे होने से।
मूवमेंट अगर अपनी प्राइस की वजह से आती है तो इस कॉन्सेप्ट को मूवमेंट अलोंग, अगर डिमांड अपनी प्राइस की वजह से चेंज हो तो इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं और इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा क्या फर्क आने वाला है। अगर डिमांड अपनी प्राइस से चेंज ना हो, नॉन प्राइस फैक्टर से अगर डिमांड चेंज हो तो इसको शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं और शिफ्ट इन डिमांड का दूसरा नाम चेंज इन डिमांड। अब चेक करें, दोनों पढ़ने में सेम है, फर्क कहां पे आ रहा है? सिर्फ क्वांटिटी का। अगर क्वांटिटी का वर्ड आ गया इसका मतलब मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। और अगर यहां पे क्वांटिटी का वर्ड नहीं आया इसका मतलब ये शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। वो 5 मिनट ऊपर हो गया आज। जी भाई, आपका एक सवाल था, ठीक है। और इस शिफ्ट को अगर डिमांड ज्यादा हो उसको इंक्रीज कहते हैं और इंक्रीज को राइज भी कहते हैं, और अगर डिमांड कम हो उसको फॉल भी कहते हैं और फॉल में डिक्रीज भी कहते हैं। अब जो पढ़ाया जल्दी मैं आपको बता दूं कि बुक में कहां लिखा हुआ सारा। इधर आ जाओ जरा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, सर क्या कहते हैं इसको? चेंज इन, बता दिया मैंने। यहां पर आ जाए, इफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट चेंज ड्यू टू अपनी प्राइस। सर अपनी प्राइस को एंडोजिनस फैक्टर कहते हैं, ठीक है जी। और इससे क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, समझ लग गया। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में क्या होता है? एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। सारी बातें समझा चुका। अब आ जाए शिफ्ट वाले केस में। बाकी इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, सबको मैंने समझा दिया हुआ है। भाई शिफ्ट वाले केस में चेंज इन डिमांड था या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था? और ये जो शिफ्ट आता किस वजह से आता है? नॉन प्राइस फैक्टर को एक्सोजिनस फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज आएगा और डिक्रीज आएगा। डिमांड में इंक्रीज मीन राइज, डिमांड में डिक्रीज मीन फॉल। इंक्रीज इन डिमांड, ये बात बड़ी कीमती है, लिख लीजिएगा। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ये शिफ्ट के अल्फाज होते हैं। राइज इन डिमांड, फॉल इन डिमांड, ये शिफ्ट के अल्फाज होते हैं, ठीक है। मूवमेंट तब आएगी जब वो कहेगा प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज या डिक्रीज। अगर कहानी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड प्राइस, इट्स मीन मूवमेंट, इट्स मीन मूवमेंट, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। और अगर कहानी स्टार्ट नहीं हो रही तो सर फिर शिफ्ट वाला केस है, ठीक है जी। इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। तो कल इंशाल्लाह ताला लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के लॉ ऑफ डिमांड हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम थ्योरी ऑफ सप्लाई पे मूव कर जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।